मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अभी तक हमने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के अंदर इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के बारे में पढ़ा और इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का ही एक अलग से वर्जन देखा बैटरीज, फिर फ्यूअल सेल के बारे में स्टडी की एंड कोरोजन भी हमने पढ़ लिया। उसके बाद हमने इलेक्ट्रोलाइटिक सेल को पढ़ लिया। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि अगर इलेक्ट्रोकेमिकल सेल हो चाहे इलेक्ट्रोलाइटिक सेल हो, चाहे गैल्वेनिक सेल हो चाहे इलेक्ट्रोलाइटिक सेल हो, वहां पर जो इलेक्ट्रोलाइट्स है यानी वहां पर जो कैटायन एंड एन आयन है उसकी वजह से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है या इलेक्ट्रिसिटी से वो कुछ वर्क करते हैं। तो आज हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का लास्ट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं जिसको बोलते हैं कंडक्टेंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स। जिससे हमने देखा कि इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के अंदर आयंस की मूवमेंट्स की वजह से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है एंड इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के अंदर इलेक्ट्रिसिटी जब हम सप्लाई करते हैं, जब हम देते हैं सेल को, तो उस समय इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्ट होती है केमिकल एनर्जी में। तो ये इलेक्ट्रोलाइट्स कंडक्टेंस किस तरह से देते हैं, एक्सप्रेस करते हैं, उसकी हमें स्टडी करनी है। तो हम आज स्टडी करने जा रहे हैं कंडक्टेंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स। ગુજરાતીમાં આપણે કહી શકીએ મિત્રો કે આ શું છે, વિદ્યુત વિભાજ્ય દ્રાવણની વાહકતા વિશે આપણે અહીંયા સ્ટડી કરવાનું છે। तो सबसे पहले तो हम बोल सकते हैं कि कंडक्टर्स क्या होता है। सपोज मेरे पास ये मेरे पास ये पेन है, ये प्लास्टिक की पेन है सपोज मेरे पास। अगर मैं बैटरी को, इस बैटरी के दोनों टर्मिनल को अगर मैं इसके साथ जोड़ता हूँ एंड अगर बैटरी को मैं ऑन करता हूँ तो इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई नहीं होगी। पर इसकी जगह पर अगर मैंने कोई मेटालिक रॉड लिया हुआ है, एक सलिया है, एक प्लेट है मेटालिक, और उस समय हम बैटरी से जब इलेक्ट्रिक करंट इसके अंदर पास करते हैं तो वो इलेक्ट्रिक करंट आसानी से पास हो जाता है। दैट मीन्स कि वो इलेक्ट्रिक कंडक्टर है। तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि कंडक्टर्स क्या है, तो कि द सब्सटेंसेस व्हिच अलाउ इलेक्ट्रिसिटी टू फ्लो थ्रू देम आर कॉल्ड कंडक्टर्स, यानी सुवाहक। ગુજરાતીમાં એમ કહી શકીએ કે જે પદાર્થમાંથી વિદ્યુત પ્રવાહનું વહન થઈ શકતું હોય તેને આપણે શું કહીએ છીએ, સુવાહક પદાર્થ કહીએ છીએ। તો નોર્મલી देयर आर टू टाइप ऑफ कंडक्टर्स। फर्स्ट इज मेटालिक कंडक्टर्स एंड द सेकंड वन इज इलेक्ट्रोलाइट। ठीक है, तो मेटालिक जो कंडक्टर्स होते हैं वो नॉर्मली मेटल्स होती है। मेटल्स या मेटल से बनी एलॉयस, मित्र एम कही शकाय कि धातु અને ધાતુમાંથી બનેલી મિશ્ર ધાતુઓ છે એ મેટાલિક કંડક્ટર્સના उदाहरण है। मेटालिक कंडक्टर्स में जो इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होता है वो इलेक्ट्रॉन की वजह से होता है, तो इसको हम इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टर्स भी बोलते हैं। इसका दूसरा नाम क्या है, इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टर्स। और इलेक्ट्रोलाइट्स जो है उसके अंदर कैटायन एंड एन आयन, पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयन होता है जो इलेक्ट्रिक चार्ज को कैरी करते हैं। तो इलेक्ट्रोलाइट्स जो है उसके अंदर आयंस की वजह से, आयन के मूवमेंट की वजह से इलेक्ट्रिसिटी तो कि उसमें से पास हो सकती है। सो इसका दूसरा नाम बनेगा आयनिक, आयन की वजह से, इसलिए इसको आयनिक कंडक्टर्स भी बोलते हैं। अब बात करते हैं कंडक्टेंस। व्हाट इज कंडक्टेंस? कंडक्टेंस इज अ फिनोमिना ऑफ फ्लोइंग इलेक्ट्रिक करंट थ्रू दी सब्सटेंस। उसको क्या बोलते हैं, कंडक्टेंस। अगर सादी भाषा में हम बोले, नेचुरल टोन में अगर बोले तो हम कह सकते हैं कि जिस किसी सब्सटेंस में से इलेक्ट्रिक करंट सप्लाई होता है तो वो जो इलेक्ट्रिक करंट जो फ्लो हो रहा है उसको हम बोलेंगे कंडक्टेंस ऑफ दैट सब्सटेंस। तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ कंडक्टेंस। मेटालिक कंडक्टर्स में से जो इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होता है, पास होता है, इसको हम मेटालिक कंडक्टेंस या इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टेंस बोलेंगे। और जो इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन है उसमें से जब इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होता है तो उसको हम बोलेंगे इलेक्ट्रोलाइट कंडक्टेंस, इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस या फिर आयनिक कंडक्टेंस बोलेंगे। इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टेंस के अंदर इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट की वजह से इलेक्ट्रिसिटी पास होती है और आयनिक कंडक्टेंस के अंदर मूवमेंट ऑफ आयंस की वजह से इलेक्ट्रिक करंट वहां से पास होता है। देखो हमें पता है कि सपोज मेटालिक रॉड है, इसमें से 2 साल तक अगर मैं इलेक्ट्रिक करंट कंप्लीटली थ्रू आउट द ईयर में पास करूंगा तो भी इसकी जो इसका जो स्ट्रक्चर उसमें कोई चेंजेस नहीं होगा, यानी इसमें कोई केमिकल चेंजेस नहीं होने वाला है। मेटल के अंदर से इलेक्ट्रिसिटी जब पास होती है तो उसमें कोई केमिकल चेंजेस नहीं होता है। पर अगर हम
आयन में से यानी इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन में से जब हम इलेक्ट्रिक करंट पास करते हैं तो उस समय जो जो इलेक्ट्रोलाइट्स है वो डिसोसिएट हो जाता है इन कैटायन एंड एनायन, एंड वो जो ऑपोजिट आयंस है वो ऑपोजिट टर्मिनल पर वो मूव होते हैं, तो वहां पर केमिकल चेंजेस होता है। दैट मीन्स डिकम्पोजिशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स होने की वजह से ड्यूरिंग दिस केमिकल रिएक्शन, यानी केमिकल रिएक्शन होता है और जिसकी वजह से वहां पर डिकम्पोजिशन होता है इलेक्ट्रोलाइट्स का, वो इन पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयंस। और इलेक्ट्रॉनिक जो कंडक्टेंस होता है उसमें जब इलेक्ट्रॉन्स कोई एक साइड पर एक डायरेक्शन में जो फ्लो करते हैं तो वहां पर वैसे तो क्या होता है कि कोई भी मेटल की जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं वो वैलेंस इलेक्ट्रॉन ही वहां पर एक डायरेक्शन में फ्लो करते हैं, जिसकी वजह से इलेक्ट्रिक करंट एक ही दिशा में हम पा सकते हैं। तो उस समय क्या होता है कि जो ये वैलेंस जो फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं वो दूसरे एटम के साथ वहां टकराते हैं, या दूसरे जो एटम है उसके इलेक्ट्रॉन से वो रिपल्जन होता है उनके बीच में, यानी वहां पर रेजिस्टेंस क्रिएट होता है। और रेजिस्टेंस की वजह से जो इलेक्ट्रॉन का फ्लो है उसमें रुकावट आती है, ऑब्स्ट्रक्शन देखने को मिलता है। तो पर्टिकुलरली क्या बोलते हैं कि जब हम टेम्परेचर उसको देते हैं रोड को, मेटेलिक रोड को, तो क्या होता है उस समय, क्योंकि वहां पर रेजिस्टेंस और बढ़ जाता है, और रेजिस्टेंस बढ़ने की वजह से क्या होता है जो इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टेंस है वो डिक्रीज हो जाता है। तो हम कह सकते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टेंस या मेटेलिक कंडक्टेंस डिक्रीजेस विथ इंक्रीजिंग टेम्परेचर। अब बात करते हैं आयनिक कंडक्टेंस की। तो आयनिक कंडक्टेंस के अंदर भी इंटरेक्शंस देखने को मिलता है। जैसे मेरे पास कोई एक बीकर है और इसके अंदर सपोज मान लो कि सोडियम क्लोराइड का सॉल्यूशन है, तो यहाँ पर सोडियम क्लोराइड है वो सॉल्यूट है, एंड जो वाटर है वो वहां पर सॉल्वेंट होगा। तो यहाँ पर सॉलिड सॉल्यूट के बीच में इंटरेक्शन होगा, सॉल्वेंट सॉल्वेंट के बीच में इंटरेक्शन होगा, एंड सॉलिड सॉल्वेंट के बीच में इंटरेक्शन होगा। तो यहाँ पर जो इंटरेक्शन होता है उसकी वजह से वहां पर जो कंडक्टेंस होना चाहिए वो वहां पर इतना कंडक्टेंस नहीं होता है, वहां पर रेजिस्टेंस क्रिएट हो जाता है। उस समय जब हम टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो क्या होता है वो जो आयंस है वो एक दूसरे के वो जो इंटरेक्शन है वो कम हो जाएगा, और उसकी वजह से आसानी से आयंस है वो अपने टर्मिनल जो इलेक्ट्रोड है टर्मिनल यानी जो पॉजिटिव एंड नेगेटिव जो इलेक्ट्रोड है वहां पर आसानी से पहुंच सकते हैं, जिसकी वजह से क्या होगा टेम्परेचर इंक्रीज करने पर भी आयनिक कंडक्टेंस इंक्रीज होगा। इसका मेन डिस्टिंग्विश दोनों का यही है, इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टेंस या मेटेलिक कंडक्टेंस के अंदर टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तब जो कंडक्टेंस है उसकी कंडक्टिविटी वो कम होती जाती है। जब आयनिक कंडक्टेंस के अंदर क्या होता है टेम्परेचर इंक्रीज करने पर जो इंटरेक्शंस डिफरेंट टाइप के थे या जो विस्कोसिटी थी सॉल्वेंट की जो विस्कोसिटी थी वो कम हो रही है। हमने क्लास 11 में पढ़ा था विस्कोसिटी क्या है, द फ्रिक्शन बिटवीन द टू लेयर ऑफ लिक्विड, वो कम होता जाएगा। तो जो आयन है वो आसानी से अपने ऑपोजिट टर्मिनल पर जा सकते हैं। उसकी वजह से क्या होगा टेम्परेचर इंक्रीज करने पर आयनिक कंडक्टेंस है वो इंक्रीज होगा। फ्रेंड्स अब बात करते हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग द कंडक्टेंस। वी हैव टू टाइप्स ऑफ कंडक्टेंस, इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टेंस एंड आयनिक कंडक्टेंस। जो इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टेंस है वो 3 फैक्टर पे डिपेंड करता है। जैसे फर्स्ट फैक्टर है नेचर एंड स्ट्रक्चर ऑफ मेटल। तो मेटल का अपना नेचर होता है, हर एक मेटल की कंडक्टिविटी सेम नहीं होती है। जैसे कॉपर एंड एल्यूमिनियम है उसकी कंडक्टिविटी ज्यादा होती है, सिल्वर की कंडक्टिविटी इससे भी ज्यादा होती है, और कई मेटल्स ऐसे होते हैं कि वो उसकी कंडक्टिविटी उसके अंदर कम होती है, यानी इलेक्ट्रिसिटी इजीली वहां से हम सप्लाई नहीं कर पाते। वैसे भी हमारे पास मेटल्स होते हैं। फिर नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन, तो बाहर जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, जो आउटर मोस्ट ऑर्बिट के अंदर जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स वहां ज्यादा होंगे तो वहां पर कंडक्टिविटी भी ज्यादा हो सकती है। हम मेटल की बात कर रहे हैं, ठीक है, मेटेलिक या इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टेंस की बात कर रहे हैं। खैर हमें उसको पढ़ना नहीं है, पर अगर हमने मेटेलिक कंडक्टेंस को भी ठीक से पढ़ लिया तो इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस को भी हम आसानी से पढ़ सकते हैं। अभी हमने देखा कि जो इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टेंस है उसमें टेम्परेचर इंक्रीज जब होता है तो कंडक्टिविटी डिक्रीज होती है, कंडक्टेंस डिक्रीज होता है। सो टेम्परेचर इज ऑल्सो अफेक्ट द कंडक्टेंस इन मेटेलिक कंडक्टर्स। अब हम बात करते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस की, यानी जब हम बीकर के अंदर कोई इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन रखते हैं और वहां से जब हम इलेक्ट्रिक करंट को हम जब फ्लो करवाते हैं तो वो जो इलेक्ट्रिसिटी या इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस है वो 5 फैक्टर पे डिपेंड करता है। जैसे फर्स्ट है नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। फ्रेंड्स हमने क्लास 11 में इलेक्ट्रोलाइट्स के बारे में पढ़ा था। यहाँ पर देखो इलेक्ट्रोलाइट्स, तो देयर आर
टू टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स एंड वीक इलेक्ट्रोलाइट्स। तो स्ट्रॉन्ग जो इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं उसके अंदर स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस एंड स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस से बना हुआ सॉल्ट, या स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक बेस, या वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस से जो सॉल्ट बनते हैं वो सारे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स कहे जाते हैं। और अगर हम वीक इलेक्ट्रोलाइट्स की बात करें तो एसिटिक एसिड है, H2CO3 कार्बनिक एसिड है, फिर HbO3 यानी बोरिक एसिड है, हाइड्रोजन साइनाइड है, एमोनियम हाइड्रोक्साइड है, जिंक क्लोराइड है। ये सारे एग्जांपल्स है वीक इलेक्ट्रोलाइट्स के, जिसमें से वीक एसिड भी है, वीक बेस भी है, एंड वीक एसिड वीक बेस से जो बनता है। वैसे भी यहाँ पर इलेक्ट्रोलाइट्स है जो वीक इलेक्ट्रोलाइट्स कहे जाते हैं। वैसे यहाँ पर ये भी याद रखना है इसके साथ साथ कि जो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स होता है वो पानी के अंदर 100% डिसोसिएट हो जाता है, तो उस समय हमें डिग्री ऑफ डिसोसिएशन जो मिलेगी, जिसको हम अल्फा से रिप्रेजेंट करते हैं, वो ऑलवेज कैसी होगी, इज ऑलवेज 1 होगी। ठीक है, क्योंकि 100% आयोजन होता है। पर अगर हम वीक इलेक्ट्रोलाइट्स की बात करें तो उसके लिए जो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन होगा वो लेस देन 1 होगा और बहुत कम होगा। इस तरह से इसकी हम स्टडी बाद में करेंगे, जो हमने क्लास 11 में पढ़ी हुई है। ठीक है, ये पूरी बातें में पढ़ी हुई है। अब हम इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस की बात करें तो नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट अगर स्ट्रॉन्ग है तो ज्यादा होगा, अगर वीक है तो भी, अगर वीक इलेक्ट्रोलाइट है तो कंडक्टेंस कम रहेगा। सॉल्वेशन ऑफ आयंस, तो सॉल्वेशन ऑफ आयंस डिपेंड ऑन द साइज ऑफ आयंस। अगर आयन का साइज दाना है, अगर आयंस का साइज अगर छोटा है तो उस समय क्या होगा, जो सॉल्वेशन होगा वो ज्यादा होगा, तो उसकी वजह से उसकी मोबिलिटी कम हो जाएगी। ठीक है, तो सॉल्वेशन ऑफ आयंस पर भी डिपेंड करेगा। अगर सॉल्वेशन की वजह से वो मोलिक्यूल अगर बड़ा हो जाता है तो उसकी मोबिलिटी स्पीड उसकी कम हो जाएगी। देन नेचर ऑफ सॉल्वेंट एंड विस्कोसिटी, यानी हमने जो सॉल्वेंट लिया है, अगर वो सॉल्वेंट अगर पोलर होगा, अगर उसकी पोलैरिटी ज्यादा होगी, देखो यहाँ पर आयंस होते हैं, इलेक्ट्रोलाइट्स में क्या है, आयंस है, तो आयंस अगर पोलर सॉल्यूशन में होगा तो इजीली वहां पर वो डिसोसिएट भी होगा और आसानी से वो मूवमेंट कर सकेगा, फ्रीली मूवमेंट कर सकेगा। तो हम बोल सकते हैं कि अगर नेचर ऑफ सॉल्वेंट ज्यादा पोलराइज होगा, उसकी पोलरिटी ज्यादा होगी, तो वो आसानी से वहां पर इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट हो सकती है वहां पर। वैसे भी देखें तो विस्कोसिटी की अगर बात करें, अगर विस्कोसिटी ज्यादा है, अगर विस्कोसिटी ज्यादा होगी तो इंटरेक्शन जो होगा वो कम हो जाएगा, और जिसकी वजह से वहां पर जो मूवमेंट आयंस की वो धीरे से हो जाएगी। ठीक है, जैसे कैस्टर ऑयल है, उसकी विस्कोसिटी ज्यादा है। ठीक है, और अगर हम ग्राउंडनट ऑयल या कोई वेजिटेबल ऑयल की बात करें तो उसकी विस्कोसिटी कैसी होती है, कम होती है। अगर विस्कोसिटी ज्यादा होगी तो भी फ्लो मूवमेंट ऑफ आयंस यानी फ्लो ऑफ आयंस कम हो जाएगा। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट्स, नॉर्मली क्या होता है कि जब इलेक्ट्रोलाइटिक जो सॉल्यूशन होता है अगर उसके अंदर आयंस ज्यादा होंगे तो वहां पर रिपल्जन ज्यादा होगा, और रिपल्जन ज्यादा होगा तो उस समय उसकी स्पीड जो है वो कम हो जाएगी। तो जितना हो सके उतना कम अगर कॉन्सेंट्रेशन होगा तो स्पीड ज्यादा होगी। एंड लास्ट टेम्परेचर, अभी हमने देखा था कि टेम्परेचर इंक्रीज होता है तो उस समय इंटरेक्शंस बिटवीन द डिफरेंट टाइप ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट, डिफरेंट टाइप ऑफ जो इंटरेक्शन है वो कम होता है, और कम होने की वजह से फ्लो इजीली होता है। सो टेम्परेचर इंक्रीज होने पर जो आयनिक कंडक्टेंस है वो इंक्रीज हो रहा है। ગુજરાતીમાં પણ થોડું જોઈએ મિત્રો। આપણે હમણાં જોયું તે પ્રમાણે સુવાહક પદાર્થો બે પ્રકારના હોય છે, એક ધાત્વિક પ્રકારના સુવાહક અને બીજા વિદ્યુત વિભાજ્ય પ્રકારના સુવાહક। ધાત્વિક સુવાહકની અંદર ઇલેક્ટ્રોનને વહનને કારણે વાહકતા જોવા મળે છે, એને કારણે તેને ઇલેક્ટ્રોનિક વાહકતા કહેવાય છે। અને વિદ્યુત વિભાજ્યની અંદર આયનને કારણે વાહકતા ક્રિએટ થાય છે એટલે એને આયનિક વાહકો કહેવાય છે। સામાન્ય રીતે કોઈ પણ વાહક પદાર્થમાંથી જ્યારે વિદ્યુત પ્રવાહનું વહન થતું હોય તો તે પદાર્થ માટે તેની તે વાહકતા છે તેમ કહેવાય, વાહકતાને આપણે કંડક્ટન્સ કહીશું। તો જે ધાત્વિક પ્રકારના કંડક્ટન્સ, ધાત્વિક પ્રકારના સુવાહક છે એમાં જે વાહકતા જોવા મળે એને ઇલેક્ટ્રોનિક અથવા મેટાલિક, ઇલેક્ટ્રોનિક અથવા ધાત્વીય વાહકતા તરીકે ઓળખવામાં આવે। જ્યારે ઇલેક્ટ્રોલાઇટ્સની અંદર આયન્સને કારણે, ધન આયન અને ઋણ આયનને કારણે વાહકતા ઉત્પન્ન થાય છે, માટે એને આપણે આયનિક વાહકતા તરીકે તેને ઓળખીએ છીએ। જે ઇલેક્ટ્રોનિક વાહકતા છે એની અંદર જે વિદ્યુત પ્રવાહનું વહન થાય છે એ ઇલેક્ટ્રોન્સને આભારી હોય છે,
અને આયનિક વાહકતાની અંદર જે વિદ્યુત પ્રવાહનું વહન થાય છે તેના માટે વિદ્યુત વિભાજ્યમાં રહેલા આયનોની મુવમેન્ટ જવાબદાર હોય છે અને માટે તેને આયનિક વાહકતા અને આને વિદ્યુત વાહકતા તરીકે ઓળખવામાં આવે છે. મિત્રો, જે ઇલેક્ટ્રોનિક વાહકતા છે, બરાબર છે, એટલે કે જ્યારે ધાતુના સળિયામાંથી વિદ્યુત પ્રવાહ પસાર થાય છે ત્યારે ધાતુના સળિયામાં કોઈ ફેરફાર થતો નથી, એટલે એમાં કોઈ પણ પ્રકારનું કેમિકલ રિએક્શન જોવા મળતું નથી. તે પ્રમાણે તાપમાનમાં જ્યારે વધારો કરવામાં આવે છે ત્યારે જે ધાત્વિક પદાર્થ છે, સુવાહક ધાતુ જે છે, ધાતુનો સળિયો દાખલા તરીકે છે, તો તેની અંદર તો કે અવરોધ વધે છે અને એ અવરોધ વધવાને કારણે તેની વાહકતામાં શું થાય છે? ઘટાડો થાય છે. આયનિક કંડક્ટન્સની વાત કરીએ, આયનીય વાહકતાની વાત કરીએ તો સામાન્ય રીતે જ્યારે વિદ્યુત વિભાજ્ય દ્રાવણમાં તમે જ્યારે વિદ્યુત પ્રવાહ પસાર કરો છો ત્યારે ધન આયન છે એ ઋણ છેડા પર અને ઋણ આયન છે ધન છેડા પર જાય છે અને એને કારણે જે આયન છે એ બંને શું થાય છે? વિદ્યુત વિભાજનના જે આયનો છે એ એકબીજાથી દૂર જાય છે, એટલે કે ડિસોસિએટ એનું દૂર જાય છે એકબીજાથી, ધન આયન અને ઋણ આયન, બરાબર છે. અને છેલ્લે તાપમાનમાં જ્યારે વધારો કરવામાં આવે છે ત્યારે આ પ્રકારની વાહકતામાં વધારો થાય છે. શા માટે? કારણ કે કોઈ પણ વિદ્યુત વિભાજ્ય દ્રાવણની અંદર હવે તમે જો ઇલેક્ટ્રોલાઇટ્સ બે પ્રકારે વિદ્યુત વહન કરી શકે, એક તો પીગલિત અવસ્થામાં અથવા બીજું જલીય દ્રાવણ સ્વરૂપે. પીગલિત અવસ્થામાં તો તે જ આયનો હોય, પણ વિદ્યુત વિભાજ્ય સપોઝ દ્રાવણને જલીય દ્રાવણ બનાવેલું હોય તેની અંદર પાણીના અણુઓ પણ જોવા મળે. તો આ રીતે ઇલેક્ટ્રોલાઇટ્સ જે વિદ્યુત વિભાજ્યનું જે દ્રાવણ છે એની અંદર દ્રાવ્યના અણુઓ વચ્ચે ઇન્ટરેક્શન જોવા મળે, આંતરક્રિયા જોવા મળે, દ્રાવકના અણુ વચ્ચે આંતરક્રિયા જોવા મળે અને દ્રાવકના અણુ વચ્ચે પણ આંતરક્રિયા જોવા મળે. પરિણામે જ્યારે તાપમાનમાં વધારો કરવામાં આવે છે ત્યારે તેમનું ઇન્ટરેક્શન જે છે એ ઘટે છે, એટલે બે દૂર જાય છે અને એને કારણે એ સરળતાથી તો કે પોતાના ગંતવ્ય સ્થાન સુધીને, જો કેટાયન છે તો ઋણ છેડા તરફ અને જો એનાયન ઋણ આયન છે તો એ ધન છેડા તરફ સરળતાથી મૂવ કરે છે. ફેક્ટર્સની વાત કરીએ તો બે પ્રકારની વાહકતા છે, તેના પર અસર કરતા પરિબળોની વાત કરીએ તો સૌપ્રથમ આપણે ઇલેક્ટ્રોનિક પ્રકારની વાહકતાની વાત કરીએ, એટલે કે ધાતુમાં જોવા મળતી જે વાહકતા છે એની વાત કરીએ તો મિત્રો એ ત્રણ પરિબળો પર આધાર રાખે છે. એક નેચર અને સ્ટ્રક્ચર ઓફ મેટલ. આપણે મેટલના જુદા જુદા સ્ટ્રક્ચર વિશે સોલિડ સ્ટેટમાં ભણી ગયા છે, રાઈટ. અને નેચરની જ્યારે વાત કરીએ તો દરેક ધાતુનો સ્વભાવ અલગ અલગ હોય છે. દરેક ધાતુની ઇલેક્ટ્રોન મુક્ત કરવાની વૃત્તિ તો કે જુદી જુદી હોય છે. સામાન્ય રીતે સિલ્વર છે, કોપર છે, એલ્યુમિનિયમ છે, આવી ધાતુઓ છે એ વિદ્યુતની વધુ સુવાહક ગણવામાં આવે છે. નંબર ઓફ વેલેન્સ ઇલેક્ટ્રોન, એટલે કે જે ધાતુ છે તે ધાતુની બહારની કક્ષામાં જે ઇલેક્ટ્રોન છે તેની સંખ્યા પર આધાર રાખશે. સોડિયમ પાસે એક જ ઇલેક્ટ્રોન છે પણ એલ્યુમિનિયમ પાસે 3 ઇલેક્ટ્રોન છે, તો 3 ઇલેક્ટ્રોન જો બહાર નીકળી જાય તો વિદ્યુતનું વહન વધારે થાય. તો વેલેન્સ ઇલેક્ટ્રોન સંયુક્ત ઇલેક્ટ્રોનની સંખ્યા પર આધાર રાખે છે. અને ટેમ્પરેચર, હમણાં અહીંયા જોયું પ્રમાણે આયનીય વાહકતા એટલે કે વિદ્યુત વિભાજ્ય દ્રાવણ ધરાવતા વિદ્યુત વિભાજ્ય દ્રાવણમાં જોવા મળતી જે વાહકતા છે એ તાપમાન પર આધાર રાખે છે અને જેમ તાપમાન વધે છે તેમ તેની વાહકતામાં શું થાય છે? વધારો થાય છે. હવે આપણે અહીંયા વાત કરતા હતા ઇલેક્ટ્રોનિક કંડક્ટન્સની. અહીંયા આપણે જે વાત કરી મેટાલિકની અંદર, એની અંદર તાપમાનમાં વધારો કરવામાં છે ત્યારે તેની વાહકતામાં ઘટાડો થાય છે. હવે ઇલેક્ટ્રોલાઇટિક કંડક્ટન્સની વાત કરીએ તો નેચર ઓફ ઇલેક્ટ્રોલાઇટ એટલે કે વિદ્યુત વિભાજ્ય જે આપણો પદાર્થ છે એના નેચર પર આધાર રાખે. આપણે ધોરણ 11 માં ભણી ગયા કે ઇલેક્ટ્રોલાઇટ્સ બે પ્રકારના છે, એક સ્ટ્રોંગ અને બીજું વીક, એક પ્રબળ અને નિર્બળ. સામાન્ય રીતે પ્રબળ એસિડ, પ્રબળ એસિડ અને પ્રબળ બેઝથી બનતો ક્ષાર, નિર્બળ એસિડ અને પ્રબળ બેઝથી બનતો ક્ષાર અને નિર્બળ બેઝ અને પ્રબળ એસિડથી બનતો ક્ષાર. આ બધા જ કેવા જોવા મળે? એ સ્ટ્રોંગ પ્રકારના વિદ્યુત વિભાજ્ય, પ્રબળ પ્રકારના વિદ્યુત વિભાજ્ય કહેવાય. જ્યારે આ શું છે? નિર્બળ એસિડ છે. આ નિર્બળ એસિડ છે, પહેલા 4 નિર્બળ એસિડ છે. NH4H એ નિર્બળ બેઝ છે, બરાબર છે. ઝિંક ક્લોરાઇડ છે, બરાબર છે. આ બધા વીક પ્રકારના બેઝ છે તેમ કહેવાય, બરાબર છે. એના પછી જોઈએ સોલ્વેશન ઓફ આયન્સ. તો સામાન્ય રીતે મિત્રો આયનનું કદ જુદું જુદું હોય, આયનની પણ તો કે વિદ્યુત ઋણતા પણ જુદી જુદી હોય અને પરિણામે જો આયનનું કદ નાનું હોય તો એની બાજુ સોલ્વેશન થવાની એટલે પાણીના અણુની ઘેરાણી ઘટના વધારે જોવા મળે અને એને કારણે તો કે એનું કદ વધી જાય માટેની વાહકતામાં શું થાય? ઘટાડો થાય. એના પછી નેચર ઓફ સોલ્વન્ટ અને વિસ્કોસિટી. સોલ્વન્ટ, હવે સામાન્ય રીતે જે સોલ્વન્ટ એટલે દ્રાવક, જે વધારે પદાર્થ છે તે, બરાબર છે, તેના નેચર પર આધાર રાખે. હવે જો દ્રાવક એટલે કે પાણી છે કે આલ્કોહોલ છે એ ધ્રુવીય પ્રકારના છે, તો પાણી અને આલ્કોહોલ જેવા પદાર્થો હોય તો એની અંદર આયનીય પદાર્થ સરળતાથી તો કે એ
દ્રાવ્ય થઈ જતા જોવા મળે, પણ તમે કેરોસીન કે તમે જ્યારે બેન્ઝીન લો છો તો એક કાર્બનિક પ્રકારના અધ્રુવીય પ્રકારના દ્રાવકો છે જેની અંદર તે દ્રાવ્ય થતા નથી. એટલે કે જેમ ધ્રુવીયતા વધારે હોય એવા દ્રાવકો જ્યારે વિદ્યુત વિભાજ્યને એવા દ્રાવકોમાં ડુબાડવામાં આવે, ઓગાળવામાં આવે તો તે વખતે તેની વાહકતામાં વધારો થતો જોવા મળે છે. વાત કરીએ વિસ્કોસિટી એટલે કે સ્નિગ્ધતાની. જો તમારું જે દ્રાવક છે એની સ્નિગ્ધતા વધારે હોય એટલે કે એમાં ચીકાશ વધારે હોય એટલે કે તેની વચ્ચે જે લેયર્સ જોવા મળે પ્રવાહીની અંદર એની વચ્ચે ઇન્ટરેક્શન આંતરાંગીય આકર્ષણ પણ વધારે હોય તો તે વખતે જે આયનો છે એ સરળતાથી ફ્લો કરી શકતા નથી. એટલે જેમ સ્નિગ્ધતા ઓછી તેમ તો કે તેનું વહન સરળતાથી થાય. તો જેમ વિસ્કોસિટી ઓછી, જેમ સ્નિગ્ધતા ઓછી તેમ તો કે ઇલેક્ટ્રોનિક વાહકતામાં, ઇલેક્ટ્રોલાઇટિકની વાહકતામાં, વિદ્યુત વિભાજ્યની વાહકતામાં વધારો થતો જોવા મળે છે વિસ્કોસિટી ઓછી હોય ત્યારે. કોન્સન્ટ્રેશન ઓફ ધ ઇલેક્ટ્રોલાઇટ્સ, આપણે આનો ડિટેલમાં અભ્યાસ આ જ ટોપિકમાં આગળ કરીશું, ત્યારે એને વધારે ડિટેલમાં સમજીશું. એન્ડ ધ લાસ્ટ ટેમ્પરેચર ઇન્ક્રીઝ થશે તો આયનિક કન્ડક્ટન્સમાં વધારો થશે. બરાબર છે. આયનિક કન્ડક્ટન્સ કહો કે ઇલેક્ટ્રોલાઇટિક કન્ડક્ટન્સ કહો, બંને એક જ વસ્તુ છે. अब हम इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस को समझने के लिए हम सबसे पहले हम कितनी फिजिकल जो क्वांटिटी होती है उसको हम स्टडी करेंगे. सबसे पहले देखते हैं रेजिस्टेंस. स्टूडेंट्स, कोई भी कंडक्टर हो, चाहे मेटेलिक फॉर्म में हो, चाहे एलॉय से बना हुआ हो या फिर चाहे इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन से बना हुआ हो, कोई भी सब्सटेंस है, अगर उस सब्सटेंस में से जब इलेक्ट्रिक करंट हम पास करते हैं तो उसको ऑब्स्ट्रक्शन होता है और डिफरेंट एटम्स या आयंस से, आयन की वजह से वहां पर ऑब्स्ट्रक्शन होता है इलेक्ट्रिक करंट को. तो हम बोल सकते हैं एन इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी दैट मेजर्स हाउ द डिवाइस और मटेरियल reduces the electrical flow through it. शॉर्ट में बोले तो the obstruction of electric current flow, the measure of the obstruction of electric current flow is called resistance. ગુજરાતીમાં કહીએ તો અવરોધ એટલે શું? તો કે સામાન્ય રીતે જ્યારે કોઈ પણ સુવાહક પદાર્થમાંથી, ચાહે તે સળિયા સ્વરૂપે હોય, ધાતુ સ્વરૂપે હોય કે મિશ્ર ધાતુથી બનેલો હોય કે વિદ્યુત વિભાજિત દ્રાવણમાંથી એને પસાર કરવામાં આવે, તે દરમિયાન વિદ્યુત પ્રવાહની સામે અવરોધ જે આવતો હોય તે અવરોધનું માપન करवा माटेनी भौतिक राशि ने अपने अवरोध तरीके ओळखीए छे. उसका यूनिट क्या है? ओम है. तो हमने ओम्स लॉ भी पढ़ा हुआ है क्लास 12 के अंदर. तो हमें पता है कि इस तरह से एक सर्किट है, इलेक्ट्रिक सर्किट है. यहाँ पर एक सपोज मान लो कि यहाँ पर एक मेटल का रॉड है, ठीक है, जिसके अंदर रेजिस्टेंस है. तो हम कैसे यहाँ पर हम ये वोल्टेज रखेंगे यहाँ पर, ठीक है. यहाँ पर हम पोटेंशियोमीटर रखेंगे एंड इलेक्ट्रिक करंट हम पास करेंगे. उसकी वजह से हमने वो ऑब्जर्व किया था कि जो वोल्टेज होता है, वोल्टेज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई. हम इसको यहां लिखते हैं. हमने ये देखा था कि जो वोल्टेज होता है इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इलेक्ट्रिक करंट पासिस थ्रू द सर्किट. तो हम इसको दूसरी पेन से लिखते हैं. यहाँ पर V इज प्रोपोर्शनल टू I. सो वोल्टेज इज प्रोपोर्शनल, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इलेक्ट्रिक करंट. सो अगर हम प्रोपोर्शनलिटी निकालें तो क्या होगा? V इज इक्वल टू I इंटू R, R इंटू I. अब हम R को हम सब्जेक्ट करें तो क्या होगा? देयरफॉर R इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? V ओवर I. ठीक है, हम इसको यहां पे लिखते हैं कि I इज इक्वल टू व्हाट? वोल्टेज अपॉन इलेक्ट्रिसिटी इन एम्पियर. ठीक है. अब हम वोल्ट के लिए हमने पढ़ा है कि वोल्ट क्या होता है. देखो हम एक साथ सब लिख देते हैं. हम यहाँ पर उसका यानी रेजिस्टेंस का जो यूनिट है, ऐसा यूनिट है, वो फाइंड कर रहे हैं अभी. तो वोल्टेज इज इक्वल टू व्हाट? वर्क डन बाय 1 यूनिट चार्ज, यानी V इज इक्वल टू W अपॉन Q. एंड W क्या है? वर्क इज इक्वल टू व्हाट? वर्क इज इक्वल टू F इंटू डी, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं. ओके, फिर F क्या होता है? सो F इज इक्वल टू होता है M इंटू A. तो हम क्या करेंगे यहाँ पर?
V की जगह पर, वॉल्ट की जगह पर हम ये फॉर्मूला रखेंगे तो क्या हो जाएगा, R इज इक्वल टू W बाई क्यू इंटू आई, इस तरह से होगा। अब यहाँ पर W क्या है, F इंटू डी है, तो यहाँ पर हम W की जगह पर क्या लिखेंगे, F इंटू डी लिखेंगे। अब F की जगह पर M इंटू ए रख सकते हैं, तो हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं, M यानी मास इंटू एक्सेलरेशन, ठीक है, इंटू डिस्प्लेसमेंट ओवर Q इंटू आई, ठीक है, इस तरह से। बट Q इज इक्वल टू व्हाट, Q क्या है, तो हमें पता है कि I इज इक्वल टू क्या होता है, Q अपॉन T होता है, तो हम Q को सब्जेक्ट करें तो क्या हो जाएगा, Q इज इक्वल टू I इंटू टी बनेगा। तो हम Q की जगह पर क्या रख देते हैं, I इंटू टी। सो फॉर्मूला में अब हम क्या करेंगे, हम यूनिट्स रख देंगे। सो मास के लिए क्या आएगा, यूनिट किलोग्राम आएगा। सो हम यूनिट लिखेंगे यहाँ पर, मास की जगह पर किलोग्राम। एक्सेलरेशन इज इक्वल टू व्हाट, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम स्क्वायर, ठीक है, इंटू डी यानी ये मीटर हम कर दे यहाँ पर, ऐसा यूनिट फाइंड कर दो, मीटर अपॉन टाइम यानी सेकंड स्क्वायर, डायरेक्टली लिख लेते हैं यहाँ पर, इंटू डिस्प्लेसमेंट यानी यूनिट क्या होगा, मीटर अपॉन आई इंटू आई, आई स्क्वायर, जिसका यूनिट क्या होगा, एम्पियर यानी एम्पियर स्क्वायर, इंटू जो टी है वो क्या हो जाएगा, सेकंड हो जाएगा, इस तरह से, ठीक है। तो यूनिट क्या बन जाएगा, किलोग्राम इंटू मीटर स्क्वायर ओवर a square into s cube. So this is the SI unit of, this is the SI unit of R। कभी कभार ये भी पूछ लेते हैं, ठीक है, तो ये हमें याद रखना है। अब हमें पता है यहां पर देखो, ये सपोज रॉड है, सपोज ये छोटा रोड है, तो जब छोटा रोड रखेंगे तो रेजिस्टेंस कम होगा। अगर हम सपोज उसकी लेंथ बढ़ा देंगे तो क्या होगा, तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा। तो नॉर्मली हम ऐसा बोल सकते हैं कि रेजिस्टेंस इज डिपेंड ऑन द लेंथ ऑफ द रॉड। अभी हम इलेक्ट्रिसिटी मेटल के फॉर्म में भी समझने को प्रयत्न कर रेजिस्टेंस को। तो यहाँ पर जो लेंथ है, मान लो कि एक लेंथ इतनी है और वैसा ही इतनी ही एरिया वाला क्रॉस सेक्शन अगर आप देखिए उसका उतनी ही साइज का, अगर मान लो कि मेरे पास कोई रॉड है दूसरा लंबा लेंथ वाला, तो क्या होगा, लेंथ बढ़ेगी तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा। उसी प्रकार से हम यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर जो क्रॉस सेक्शन है, यहाँ पर क्रॉस सेक्शन ज्यादा है। अगर क्रॉस सेक्शन ज्यादा होगा तो क्या होगा, जो इलेक्ट्रिसिटी है वो आसानी से फ्लो कर सकेगी। तो हम बोल सकते हैं कि जो रेजिस्टेंस है वो तो कि जो लेंथ है रॉड की उससे तो कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू है, एंड द एरिया ऑफ द क्रॉस सेक्शन है उसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। अगर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन बड़ा होगा सो रेजिस्टेंस कम होगा, अगर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कम होगा सो रेजिस्टेंस ज्यादा होगा। तो हम बोल सकते हैं कि रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ द मटेरियल और ऑब्जेक्ट एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शंस। यहाँ पर हम प्रोपोर्शनली निकाल देते, तो हम यहाँ पर इससे कांस्टेंट रो रखते हैं। रो इज अ ग्रीक अल्फाबेट, सो आर इज इक्वल टू रो इंटू एल अपॉन ए। ये जो रो है ये क्या है यहाँ पर, तो ये प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है, जिसको हम स्पेसिफिक रेजिस्टेंस या फिर रेजिस्टिविटी भी बोलते हैं। आप यहाँ देख नहीं पा रहे होंगे, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि रो क्या है, तो कि रो कांस्टेंट है, ठीक है। कौन सा कांस्टेंट बोलेंगे हम यहाँ पर, तो कि रो इज द प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है, जिसको हम स्पेसिफिक रेजिस्टेंस या रेजिस्टिविटी उसको बोलते हैं। गुजराती में આપણે તેને વિશિષ્ટ અવરોધ અથવા એને અવરોધકતાના નામથી ઓળખીએ છીએ, જેનું ડિસ્કસ આપણે પછી કરીશું। आगे हम देखते हैं यहाँ पर, तो जो इलेक्ट्रिसिटी होती है उसके लिए जो रेजिस्टेंस होता है, यानी इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस को मेजर करने के लिए हम व्हीटस्टोन ब्रिज का इस्तेमाल करते हैं। व्हीटस्टोन ब्रिज के बारे में हम आगे इसी चैप्टर के इसी टॉपिक में आगे हम पढ़ने वाले हैं, अभी सो जाने दो। और आपने शायद क्लास 12 के फिजिक्स में भी व्हीटस्टोन ब्रिज को शायद पढ़ा हो या उसका एक्सपेरिमेंट भी किया हो सकता है। अब क्या है कि अगर मुझे इलेक्ट्रोलाइटिक जो सॉल्यूशन है उसका अगर रेजिस्टेंस मुझे मेजर करना होगा, तो उसके लिए सबसे पहले कंडक्टिविटी सेल की जरूरत पड़ेगी।
सो दिस इज अ डिफरेंट टाइप ऑफ कंडक्टिविटी सेल। ये दोनों डिफरेंट टाइप की कंडक्टिविटी सेल है, जिसके अंदर जो इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन है, जिसका मुझे रेजिस्टेंस फाइंड करना है, उसको यहाँ पर रखना पड़ता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो कंडक्टिविटी सेल है उसके अंदर दो प्लेटिनम प्लेट इलेक्ट्रॉन के फॉर्म में ली गई है, यानी ये दोनों जो प्लेट है वो प्लेटिनम की बनी हुई है। यहाँ पर इस तरह से अगर कंडक्टिविटी सेल है तो वहां पर भी इस तरह से प्लेटिनम की प्लेट होगी, और ये जो प्लेटिनम की प्लेट है उसके ऊपर प्लेटिनम ब्लैक यानी पाउडर ऑफ प्लेटिनम उसके ऊपर चढ़ाया हुआ होता है, उसका लेयर उसके ऊपर प्लेटिन किया हुआ होता है, इसलिए बोलते हैं कि प्लेटिनस बाय प्लेटिनम ब्लैक। प्लेटिनम ब्लैक मीन पाउडर ऑफ प्लेटिनम, जो ब्लैक कलर का दिखता है। ठीक है, ये कंडक्टिविटी सेल है उसके अंदर इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन को फिल करने के बाद उसको भी व्हीटस्टोन ब्रिज से हम वो फाइंड कर सकते हैं, जिसकी बात हम आगे करेंगे। अभी उसको जाने दो। अब यहाँ पर देखो तो हमने ये फाइंड किया कि I इज इक्वल टू रो इंटू एल अपॉन ए है। तो एल अपॉन ए क्या है, तो यहाँ पर तुमको समझ में आ गया कि लेंथ मीन्स जो रॉड है उसकी लेंथ है, एंड जो एरिया है क्रॉस सेक्शन का जो एरिया है वो ए है। पर अगर हम इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस की अगर जब बात कर रहे हैं तो वहां पर हम कंडक्टिविटी सेल का इस्तेमाल करते हैं। वहां पर जो प्लेट होती है उसका जो एरिया होता है वो यहाँ पर ये एरिया हो जाएगा, एंड जो लेंथ है दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है, दोनों प्लेट के बीच का जो डिस्टेंस है उसको हम एल बोलेंगे। डिस्टेंस बिटवीन टू प्लेट, इसको जब हम लेंथ बोल सकते हैं। सो लेंथ मीन्स डिस्टेंस बिटवीन टू प्लेट्स। और किसी एक कंडक्टिविटी सेल की बात करें, अगर मैंने कंडक्टिविटी सेल बना दिया तो ये कांस्टेंट हो जाएगा, ये जो डिस्टेंस है दो प्लेट के बीच वो ऑलवेज कांस्टेंट हो जाएगा, और प्लेट का जो क्रॉस सेक्शन है वो भी कांस्टेंट एरिया हो जाएगा। तो नॉर्मली इन एनी कंडक्टिविटी सेल द लेंथ बिटवीन टू प्लेट्स एंड द एरिया ऑफ द क्रॉस सेक्शन ऑफ द प्लेट्स आर ऑलवेज कैसा होगा, क्योंकि वो कांस्टेंट होगा। तो द रेशियो ऑफ लेंथ means distance between two plates to area is called cell constant, जिसको हम डिनोट करते हैं G स्टार से, एंड G स्टार मीन्स L अपॉन A। મિત્રો આપણે હવે આ ટોપિકને ગુજરાતીમાં સમજી લઈએ તો રેઝિસ્ટન્સ એટલે અવરોધ। सामान्य रीते अवरोध એટલે શું, તો કે જ્યારે કોઈ પણ વાહક પદાર્થમાંથી જ્યારે વિદ્યુત પ્રવાહ પસાર કરવામાં આવે છે ત્યારે તેને જે અવરોધ મીન્સ કે જે અવરોધ જોવા મળે છે કે જેને કારણે સરળતાથી વિદ્યુત પ્રવાહનું વહન જોઈએ એટલું થતું નથી, તે અવરોધનું તેનું માપન કરવા માટે જે ભૌતિક રાશિનો ઉપયોગ થાય છે તેને અવરોધ કહે છે। સાદી ભાષામાં એમ કહી શકાય કે આ એક એવી ભૌતિક રાશિ છે કે જેની અંદર જે પણ સાધન અથવા જે પણ પદાર્થમાંથી વાહક પદાર્થમાંથી આપણે જે વિદ્યુત પ્રવાહ પસાર કરી રહ્યા છે એનો ફ્લો ઓછો થઈ જતો હોય છે, તો તેનું માપન કરવા માટે જે રાશિનો ઉપયોગ થાય છે તેને અવરોધ કહેવામાં આવે છે। અવરોધને આપણે ઓમ વડે દર્શાવીએ છીએ, ઓમ અથવા આ રીતે સાંકેતિક ભાષામાં પણ આપણે લખીએ છીએ। તમે કુલમ્બ્સ લો ભણી ગયા, બરાબર છે, અવરોધનો એક્સપેરિમેન્ટ તમે ભણી ગયા, બરાબર છે, જેની અંદર તમે આવું સૂત્ર તારવેલું કે V ચલે છે I, એટલે કે વોલ્ટેજ જેટલા પ્રમાણમાં હોય એના અનુસંધાનમાં તો કે વિદ્યુત પ્રવાહ પસાર થતો હોય છે। વોલ્ટેજ વધારે આપો તો વિદ્યુત પ્રવાહ વધારે જાય, વોલ્ટેજ ઓછો હોય તો વિદ્યુત પ્રવાહ ઓછો થાય। તેથી કહી શકાય કે વોલ્ટેજ અને વિદ્યુત પ્રવાહ બંને એકબીજાના સમપ્રમાણમાં હોય છે। હવે સમપ્રમાણતા કાઢી નાખે તો શું થાય, ઇક્વલ ટુ થઈ જશે, એટલે કે અહીંયા કોન્સ્ટન્ટ મૂકવો પડશે, જેને આપણે અહીંયા અવરોધ કહીએ છીએ। તો R એ શું છે, તો કે R ઇઝ ઇક્વલ ટુ V અપોન I, વોલ્ટેજ અપોન ઇલેક્ટ્રિક કરંટ, એ રીતે લખી શકીએ આપણે। હવે મિત્રો આપણે ઓમનો એટલે અવરોધનો જ્યારે એસઆઈ એકમ શોધવો હોય, ઘણી વખત પરીક્ષામાં પૂછાય છે, તો એ કેવી રીતે મળે આપણને, તો અહીંયા આપણે શું કરીશું, અહીંયા આપણે લખ્યું ફરીથી લખ્યું R ઇઝ ઇક્વલ ટુ V અપોન I, બરાબર છે। પણ વોલ્ટેજ એટલે શું છે, તો કે વોલ્ટેજ બરાબર વર્ક ડન બાય એક કુલમ્બિક વીજભાર અથવા એક કુલમ્બિક ચાર્જ। તો V બરાબર W અપોન Q સૂત્ર ભણી ગયા આપણે, ગિબ્સ ઉર્જામાં આપણે આ સૂત્રનો ઉપયોગ કરેલો, જે તો ફિઝિક્સની અંદર ભણશું, બરાબર છે। પણ વર્ક એટલે કે કાર્ય બરાબર શું થાય, તો કે બળ ગુણ્યા સ્થાનાંતર F ઇન્ટુ D। પણ બળ શું છે, તો કે બળ ઇઝ ઇક્વલ ન્યૂટનનો બીજો નિયમ થઈ ગયો ને, બળ ઇઝ ઇક્વલ ટુ માસ ઇન્ટુ એક્સલરેશન,
એટલે કે દ્રવ્યમાન ગુણ્યા પ્રવેગ થાય. પણ પ્રવેગ એટલે શું થાય તો કે પ્રવેગ બરાબર મીટરના છેદમાં સેકન્ડ સ્ક્વેર થાય. તો આપણે શું કર્યું પહેલા તો કે અહીંયા જે v છે એની જગ્યાએ w/q રાખ્યું, પણ w ની જગ્યાએ શું w/q રાખ્યું એ ગાડી, પણ w બરાબર શું છે f * d છે, તો f * d, પણ અહીંયા f બરાબર શું છે m * a છે, એટલે આપણે આપણી જગ્યાએ શું લખ્યું m * a * d લખી દીધું આપણે. જો ફરીથી અહીંયા w ની જગ્યાએ આપણે આ સૂત્ર મૂક્યું અને આ સૂત્રમાં f ની જગ્યાએ આપણે આ મૂક્યું, એટલે સૂત્ર થઈ ગયું m * a * d થઈ ગયું. હવે q બરાબર શું છે i * d છે, એટલે a રાખી દીધું આપણે, અને i તો છે જ ઓલરેડી, એટલે અહીંયા થયું શું i * i² થઈ ગયો. હવે બધાને આપણે એકમ લખી દઈએ, તો દ્રવ્યમાનનો એકમ કિલોગ્રામ, પ્રવેગ માટે તો કે પ્રવેગ એટલે d/t² થાય, ડિસ્પ્લેસમેન્ટ/t², તો d માટે મીટર અને t² એટલે સેકન્ડ સ્ક્વેર, અને d ડિસ્પ્લેસમેન્ટ એટલે એના માટે પણ મીટર એકમ આવશે. i², i એટલે એમ્પિયર, એટલે એમ્પિયરનો સ્ક્વેર ઇન્ટુ સેકન્ડ. હવે આ સેકન્ડ સ્ક્વેર અંશમાં ગુણોત્તરમાં સ્વરૂપમાં છે, એટલે કે અંશનો છેદમાં જાય એટલે s * s², s³ થઈ જશે. સો એવું કહી શકાય કે અવરોધનો SI એકમ શું થશે કિલોગ્રામ ઇન્ટુ મીટર સ્ક્વેર છેદમાં a², એટલે કે એમ્પિયર સ્ક્વેર ઇન્ટુ સેકન્ડનો ક્યુબ થશે. હવે શું કહે છે કોઈ પણ સુવાહક પદાર્થ હોય, કોઈ પણ વાહક પદાર્થ હોય તો તેના માટે અવરોધ એ તે પદાર્થ જે છે સુવાહક પદાર્થ તેની લંબાઈ અને તેનો જે આડછેદ છે એના ક્ષેત્રફળ પર આધારિત રાખે. સામાન્ય રીતે આપણે સુવાહક ધાતુ માટે એવું કહી શકાય કે ધાતુના સળિયાની લંબાઈ જેમ વધારે હોય તેમ અવરોધ વધારે થાય. એટલે કહી શકાય કે હવે નીચે તમને દેખાતું નહીં હોય, બરાબર છે, તો કહી શકાય કે r જે છે અવરોધ એ લેન્થના સમપ્રમાણમાં હોય. જો સુવાહક તારની લંબાઈ વધારે હોય તો અવરોધ વધારે જોવા મળે, જો સુવાહક તારની લંબાઈ ઓછી હોય તો અવરોધ ઓછો જોવા મળે. પરંતુ જો આપણે જે સુવાહક તાર છે કે સળિયો છે એનું આડછેદ, એની સાઇઝ બરાબર છે જો વધારે હોય, એનું આડછેદનું જે ક્ષેત્રફળ છે એ વધારે હોય તો એ સરળતાથી ઇલેક્ટ્રિક કરંટ એમાંથી ફ્લો થઈ શકે. તો એમ કહી શકાય કે આડછેદનું ક્ષેત્રફળ એ અવરોધના વ્યસ્ત પ્રમાણમાં હોય. આડછેદનું ક્ષેત્રફળ વધારે હોય તો અવરોધ ઓછો નડે, અને આડછેદનું ક્ષેત્રફળ ઓછું હોય તો અવરોધ વધારે મળે. તેથી કહી શકાય કે r ચલે છે l/a, ચલે છે કાઢી નાખીએ છીએ તો આપણે કોન્સ્ટન્ટ તરીકે, અચળાંક તરીકે ρ મૂકીએ છીએ. ρ એ ગ્રીક આલ્ફાબેટ છે, બરાબર છે, એટલે r બરાબર ρ * l, જ્યાં ρ એ શું છે સપ્રમાણતા અચળાંક છે, પ્રોપોર્શનાલિટી કોન્સ્ટન્ટ છે, જેને આપણે વિશિષ્ટ અવરોધ, આપણે અહીંયા ગુજરાતીમાં લખીએ તો અહીંયા શું લખાય વિશિષ્ટ અવરોધ, વિશિષ્ટ અવરોધ અથવા અવરોધકતા કહીએ છીએ આપણે, બરાબર છે. હવે શું કહે છે કે કોઈ પણ પદાર્થ હોય, સુવાહક પદાર્થ હોય, ચાહે વિદ્યુત વિભાજનનું દ્રાવણ હોય, ચાહે એ ધાતુનો સળિયો હોય કે પ્લેટ હોય, કોઈ પણ સુવાહક પદાર્થ હોય અને આપણે એનો વિદ્યુતીય અવરોધ જો માપવો હોય તો એના માટે વ્હીટસ્ટોન બ્રિજનો ઉપયોગ કરવો પડે છે, રાઈટ. તો અહીંયા વ્હીટસ્ટોન બ્રિજનો ઉપયોગ આપણે આ જ ટોપિકમાં આપણે આગળ જોઈશું. પણ એટલું યાદ રાખો કે કોઈ પણ પદાર્થ હોય, અહીંયા મેં મેટલ લખ્યું છે, પણ મેટલ હોય કે વિદ્યુત વિભાજ્ય દ્રાવણ હોય, એનો અવરોધ માપવા માટે વ્હીટસ્ટોન બ્રિજનો ઉપયોગ કરવો પડે. પણ સામાન્ય રીતે વ્હીટસ્ટોન બ્રિજની અંદર ઘન પદાર્થ હોવો જોઈએ, બરાબર છે. આપણે વિદ્યુત વિભાજ્ય દ્રાવણ સીધે તો રાખી શકીએ નહીં. તો આ માટે તો કે વૈજ્ઞાનિકોએ કન્ડક્ટિવિટી સેલની શોધ કરી, જેને આપણે વાહકતા કોષ તરીકે ઓળખીશું. તો શું કહે છે, સામાન્ય રીતે જે વિદ્યુત વિભાજ્ય દ્રાવણ છે તેનો અવરોધ માપવો હોય તો એના માટે વાહકતા કોષનો ઉપયોગ કરવો પડે છે. અહીંયા આપણે બે જુદા પ્રકારના વાહકતા કોષ આપેલા છે, બરાબર છે. બંને વાહકતા કોષ પર તમે જોઈ શકો છો કે એની અંદર બે પ્લેટ છે, બરાબર છે, જે સુવાહક તાર સાથે જોડેલી છે, જેને આપણે બેટરી સાથે અટેચ કરતા હોઈએ છીએ, બરાબર છે. અહીંયા જે પ્લેટ છે એ પ્લેટિનમની બનેલી છે, એટલે કે પ્લેટિનમના વિદ્યુત ધ્રુવો છે, અને આ પ્લેટિનમના વિદ્યુત ધ્રુવો ઉપર પ્લેટિનમ બ્લેક એટલે કે પ્લેટિનમનો પાવડર, જે કાળા બ્લેક ફોર્મમાં જોવા મળે, બરાબર છે, કાળા પડતો પાવડર હોય અને એની ઉપર એનું કોટિંગ કરેલું હોય. એટલે એમ કહી શકાય કે અહીંયા જે પ્લેટિનમના વિદ્યુત ધ્રુવો છે એની ઉપર પ્લેટિનમ બ્લેકને પ્લેટિનાઇઝ કરેલું છે.
અહીંયા બે પ્લેટ વચ્ચેનું જે ડિસ્ટન્સ છે, જે લેન્થ છે, બરાબર છે, એને આપણે એલ વડે દર્શાવીએ અને જે આડછેદનું ક્ષેત્રફળ છે એને આપણે કેપિટલ એ વડે રિપ્રેઝન્ટ કરીએ. તો અહીંયા એમ કહી શકાય કે કોઈ પણ કન્ડક્ટિવિટી સેલ લઈએ, કોઈ પણ વાહકતા કોષ લઈએ તો તેમાં રહેલા બે જે વિદ્યુત ધ્રુવો છે, પ્લેટિનમના ધ્રુવો, એમની વચ્ચેનું અંતર હંમેશા એક સરખું જળવાઈ રહેશે અને તેમનું આડછેદનું ક્ષેત્રફળ પણ એકનું સેમ ટુ સેમ રહેશે. એટલે અહીંયા એમ કહી શકાય કે કોઈ પણ કન્ડક્ટિવિટી સેલ, કોઈ પણ વાહકતા કોષની અંદર બે પ્લેટ વચ્ચેનું અંતર અને એટલે એને આપણે એલ વડે રિપ્રેઝન્ટ કરીએ અને તેમનું આડછેદનું ક્ષેત્રફળ એ હંમેશા અચળ રહેતું હોય છે. તો આ ડિસ્ટન્સ અને એરિયાનો જે ગુણોત્તર મળે એને આપણે કોષ અચળાંક કહીએ છીએ. સેલ કોન્સ્ટન્ટનો અર્થ થાય કોષ અચળાંક, બરાબર છે. તો આ કોષ અચળાંકને આપણે જી સ્ટાર વડે રિપ્રેઝન્ટ કરીએ છીએ. જી સ્ટાર બરાબર એલ અપોન એ, બરાબર છે, જે કોષ અચળાંક છે. तो स्टूडेंट्स, इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस को समझने के लिए हमें ये चार फिजिकल जो क्वांटिटीज है वो हमें समझनी पड़ेगी. सबसे पहले हमने रेजिस्टेंस के बारे में तभी पढ़ा. रेजिस्टेंस क्या है? तो कि मेजर द ऑब्स्ट्रक्शन टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, यानी जिस किसी कंडक्टर के अंदर से जब इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होता है तो उसमें जो रेजिस्टेंस यानी उसमें जो फ्लो के बीच में जो ऑब्स्ट्रक्शन आता है, ठीक है, रुकावट आती है, उसको मेजर रजिस्टर में किया जाता है. सो उसका यूनिट क्या है? ओम है, ठीक है. और उसका ऐसा यूनिट क्या है? किलोग्राम मीटर स्क्वायर अपॉन एम्पियर स्क्वायर इनटू सेकंड टू द पावर 3, ठीक है. ये हमने फाइंड किया है. सो हमने ये भी देखा कि रेजिस्टेंस है वो नॉर्मली जो लेंथ होती है कंडक्टर की एंड जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन होता है, बराबर, उन दोनों के directly and inversely proportional to respectively देखने को मिलता है. That means resistance is directly proportional to the length of the substance and inversely proportional to the area of cross section. तो हमें मिलता है R is proportional to L upon A. जब proportional निकालते हैं तो उसकी जगह पर हम रो लिखते हैं, वो क्या है? प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, जिसको स्पेसिफिक रेजिस्टेंस या रेजिस्टिविटी भी बोलते हैं. तो अब इसको समझिए, हम ये रो क्या है. तो हमने सबसे पहले क्या किया? रो को सब्जेक्ट कर दिया. सो रो इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? आर इंटू ए अपॉन एल हो जाएगा. अब यहाँ पर देखो फ्रेंड्स, जो एल है उसके लिए 1 सेंटीमीटर, लेंथ 1 सेंटीमीटर रखो एंड जो एरिया है वो भी 1 सेंटीमीटर स्क्वायर. यानी यहाँ पर इस तरह से हम देख सकते हैं कि जैसे ये एक प्लेट है, हमने जो अभी कंडक्टिविटी सेल देखा था उसके अंदर 2 प्लेटिनम की प्लेट थी इस तरह से. तो दोनों का जो एरिया है प्लेट का वो 1 सेंटीमीटर स्क्वायर है. और इस तरह से हम देखिए जो लेंथ है दो प्लेट के बीच में, जो लेंथ है वो भी क्या है? 1 सेंटीमीटर है. सो 1 सेंटीमीटर इंटू 1 सेंटीमीटर स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1 सेंटीमीटर क्यूब बन जाएगा, जिसको हम 1 ml भी बोल सकते हैं, ठीक है. तो रेजिस्टिविटी या स्पेसिफिक रेजिस्टेंस क्या होता है? तो कि नॉर्मली जो कंडक्टर है हमारा, जो कोई एक कंडक्टर, कोई एक सब्सटेंस है जो इलेक्ट्रिक कंडक्ट कर सकता है, वो कंडक्टर का अवरोध. तो कितना कंडक्टर? तो कि 1 सेंटीमीटर क्यूब पोजेसिंग जो कंडक्टर है उसका रेजिस्टेंस जो होता है उसको रेजिस्टिविटी बोलते हैं. पर अगर हम इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस के बारे में बात करें तो इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन जो होता है, तो यहाँ पर दो प्लेट के बीच में जो जगह है, यानी पूरा एक इमेजिनरी 1 सेंटीमीटर क्यूब, यानी 1 सेंटीमीटर क्यूब का जो वॉल्यूम बनता है उसके अंदर जो इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन है 1 ml, उसका जो रेजिस्टेंस बनेगा उसको हम क्या बोलेंगे? रेजिस्टिविटी या स्पेसिफिक रेजिस्टेंस भी बोल सकते हैं उसको. तो अब हम उसका यूनिट निकालें तो क्या होगा? यहाँ पर देखो, यहाँ पर 1 सेंटीमीटर इक्वल लेंथ एंड क्रॉस सेक्शन, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 1 सेंटीमीटर क्यूब स्क्वायर है, तो उस समय रो इज इक्वल टू आर हो जाता है. दैट मीन्स रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर फॉर 1 ml या 1 सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम में जो इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन है उसके लिए जो रेजिस्टेंस होता है उसको रेजिस्टिविटी कहते हैं. यूनिट हम निकाले तो क्या हो जाएगा? आर के लिए यूनिट क्या है? नॉर्मली हम ओम का इस्तेमाल करते हैं, या इसको ओम से इस तरह से भी हम डिनोट कर सकते हैं. एरिया यानी मीटर स्क्वायर या मीटर स्क्वायर अपॉन मीटर हो जाएगा.
सो मीटर मीटर कैंसिल हो जाएगा, सो मीटर हो जाएगा। अगर हम यहाँ पर देखें तो कंडक्टिविटी से बहुत छोटा होता है, ठीक है, तो मीटर में नहीं ले सकते हैं। पर अगर ऐसा यूनिट में पूछे तो आंसर क्या आएगा, ओम इंटू मीटर। और यहाँ पर हम सेंटीमीटर लेंगे, सो सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेंटीमीटर, दैट मीन सेंटीमीटर। सो यूनिट आएगा, स्मॉल यूनिट आएगा ओम इंटू सेंटीमीटर। सो रिलेशन बिटवीन बिगर एंड स्मॉलर यूनिट क्या हो जाएगा, 1 ओम मीटर इज इक्वल टू 100 ओम सेंटीमीटर। उसके बाद देखिए तो कंडक्टेंस, तो यहाँ पर देखिए कंडक्टेंस क्या है, तो कि कंडक्टेंस नॉर्मली जो रेजिस्टेंस है, जो रेजिस्टेंस आर है उसका इनवर्सली जो इनवर्स है, इनवर्स ऑफ रेजिस्टेंस इज कॉल्ड कंडक्टेंस। सो जी इज इक्वल टू 1 अपॉन आर, ठीक है। तो कंडक्टेंस नॉर्मली किसको बोलते हैं, तो समझो पहले तो सपोज मेरे पास ये कंडक्टर एक मेटालिक रॉड है, ठीक है। अगर उसका रेजिस्टेंस ज्यादा होगा तो उसका कंडक्टेंस कैसा होगा, कम होगा, या इसका अगर रेजिस्टेंस कम है तो कंडक्टेंस ज्यादा होगा। तो नॉर्मली क्या होता है, जिसका रेजिस्टेंस ज्यादा होता है उसका कंडक्टेंस यानी उसमें से जो ईज ऑफ फ्लो ऑफ करंट होता है वो कम हो जाता है, और अगर रेजिस्टेंस कम है तो ईज ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट हो जाएगा, यानी आसानी से इलेक्ट्रिक करंट वो पास हो सकता है। सो याद रखो कि रेजिस्टेंस एंड कंडक्टेंस आर बोथ ऑपोजिट फिजिकल क्वांटिटी फॉर इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। तो हम डिफाइन कर सकते हैं कि कंडक्टेंस इज अ मेजर ऑफ ईज विथ विच करंट फ्लोज थ्रू अ कंडक्टर, ठीक है। इट इज इनवर्स ऑफ द रेजिस्टेंस है, तो जी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 अपॉन आर। नॉर्मली कंडक्टेंस को सी या जी से रिप्रेजेंट करते हैं, कई बुक में कैपिटल सी दिया हुआ है, वो कूलम जैसा लगता है, इसलिए जी इज बेटर देन कैपिटल सी। सो जी इज इक्वल टू 1 अपॉन आर। अब देखो जो आर है वो इसका यूनिट ओम है, तो 1 अपॉन ओम यानी ओम इनवर्स हो जाएगा, जिसको हम मोह भी बोलते हैं। उसका ऐसा यूनिट याद रखो, उसका ऐसा यूनिट क्या है, सीमेंस है, इसको SI MENS सीमेंस से नाम से जाना जाता है। अब यहाँ पर जो आर की वैल्यू है क्या है, रो इंटू एल अपॉन ए, यहाँ पर रख दी। सो रो इंटू एल अपॉन ए, यानी डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में जाएगा। सो जी इज इक्वल टू 1 अपॉन रो इंटू ए अपॉन एल। अब यहाँ पर जो 1 अपॉन रो मिलता है, ये जो 1 अपॉन रो है इसको हम क्या बोलते हैं, स्पेसिफिक कंडक्टेंस या कंडक्टिविटी। तो ये रो था, रेजिस्टिविटी यानी रो। तो देखो रेजिस्टेंस का जो प्रोपोर्स इनवर्सली जो क्वांटिटी है उसको कंडक्टेंस बोलते हैं, आर से 1 अपॉन आर। उसी प्रकार से रेजिस्टिविटी रो है, तो 1 अपॉन रो क्या हो जाएगा, इसको हम कप्पा के नाम से बोलते हैं। कप्पा ये ग्रीक अल्फाबेट जो होते हैं उसमें 10th लेटर है, कप्पा के से रिप्रेजेंट करते हैं। सो 1 अपॉन रो इज नोन एज स्पेसिफिक कंडक्टेंस, या उसको कंडक्टिविटी भी बोलते हैं, जो क्या है वास्तव में इनवर्स ऑफ रेजिस्टिविटी है या इनवर्स ऑफ स्पेसिफिक रेजिस्टेंस है। इसको के से डिनोट किया जाता है। सो के इज इक्वल टू 1 अपॉन रो हो जाएगा। और रो का यूनिट क्या है, रो का यूनिट क्या है, ओम इंटू मीटर या छोटा ओम इंटू सेंटीमीटर यूनिट है। तो उसका अगर हम इनवर्स कर ले, इसका हम इनवर्स कर दे, उल्टा करके क्या हो जाएगा, ओम इनवर्स इंटू मीटर इनवर्स, या फिर मो इंटू मीटर इनवर्स, या सीमेंस इंटू मीटर इनवर्स, या फिर मीटर की जगह पर हम सेंटीमीटर भी रख सकते हैं। सो ओम इंटू सेंटीमीटर इनवर्स, ओम इनवर्स इंटू सेंटीमीटर इनवर्स, या मो इंटू सेंटीमीटर इनवर्स, या सीमेंस इंटू सेंटीमीटर इनवर्स भी हो सकता है। अब हम यहाँ पर जो रो है, ठीक है, ये जो 1 अपॉन रो है उसकी जगह हमने के रख दिया है यहाँ पर, और के को सब्जेक्ट कर दिया, तो क्या हो जाएगा, जी एल अपॉन ए दूसरी ओर जाएंगे तो एल ऊपर ए नीचे जाएगा। सो फॉर्मूला क्या बनेगी, के इज इक्वल टू जी इंटू एल अपॉन ए, पर एल अपॉन ए को हम सेल कांस्टेंट बोलते हैं, जिसको हम जी स्टार से भी रिप्रेजेंट करते हैं। सो के इज इक्वल टू जी इंटू जी स्टार, यानी ये के क्या है, स्पेसिफिक कंडक्टेंस है। सो स्पेसिफिक कंडक्टेंस इज इक्वल टू कंडक्टेंस इंटू सेल कांस्टेंट। अब यहाँ पर ऐसा भी हम यहाँ पर कंडक्टेंस इंटू सेल कांस्टेंट रखेंगे। इस तरह से